हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ है एंड जुडिशरी। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम की आज बात करेंगे टैक्सेशन लॉ की। मैंने आपसे पिछले दो वीडियोस में इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम क्या होता है और बेसिक्स जो भी इनकम से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं दो वीडियोज़ में। आज एग्रीकल्चर इनकम की बात करेंगे कि आखिर एग्रीकल्चरल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कहता है इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में, और क्या इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड है टैक्स या क्या है सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। थर्ड वीडियो याद रखिएगा, प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का प्यार समर्थ है जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। आप सिंपली इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इंडिया इज ऑब्वियस बात। एग्रीकल्चर हम हमेशा बचपन से पढ़ते आए होंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, बचपन से पढ़ा होगा सबने। तो आखिर एक कृषि प्रधान देश में जो कृषि है, क्या वो टैक्सेबल है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ना तो 100% टैक्सेबल है, ना ही 100% एग्जेम्प्टेड है। तो ये कोई कहता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एकदम टैक्सेबल नहीं है, ये गलत है। इनडायरेक्टली वो टैक्सेबल है ना, इनडायरेक्टली वो टैक्सेबल है। कई मामलों में कुछ ऐसे प्रावधान जिसके बारे में हम बात करेंगे कभी और किसी स्पेशल वीडियोस में, पर अभी के लिए इतना जान लो कि वो ऑल टुगेदर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड नहीं है। भले इनकम टैक्स कहता है सेक्शन 2 में हम बात करेंगे कि ऑल टुगेदर वो एग्जेम्प्टेड है, जो सेक्शन 10 है आपका, पर ओवरऑल ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट। अगर आप देखो तो ग्राउंड लेवल पे भी, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, जब शुरू में बना था ना, जब शुरू में इंडिया जब रिपब्लिक हुआ 1950 में, तो उसके बाद से ऑब्वियस है एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का तो लॉजिक बनता ही नहीं था, क्योंकि इंडिया इट्स अ वेरी ऑब्वियस कंट्री की जहाँ पे एग्रीकल्चर ही सब कुछ था पहले। तो एग्रीकल्चर को इसीलिए स्टेट सब्जेक्ट में रखा गया था कि सेंट्रल अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स कभी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट्स उनके हिसाब से काम ना करेंगे तो वो टैक्स कर सकते हैं उस चीज़ को। पर इसको किस में रखा गया? स्टेट लिस्ट में। तो एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, नो डाउट इन दिस। तो स्टिल इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल। ये स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं है, पर 100% ट्रू है ये भी नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब था। सो द स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू एज आई एम सेइंग। इट कैन बी टैक्सेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, अगर उनको लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि नहीं कुछ सर्टेन कंडीशन आप देखोगे ना, तो हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक स्टेट का एक अपना टैक्सेबल का सिस्टम है एग्रीकल्चर को लेके। बिहार स्टेट एग्रीकल्चर टैक्स एक्ट अलग है, कर्नाटका का अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होगा, उत्तर प्रदेश, सबका अलग है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब था हमारा कि कंप्लीटली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अब सेक्शन 10 जो आप देखोगे इनकम टैक्स एक्ट का, वो कहता है इनकम्स व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। आपके टोटल इनकम का कौन कौन सा ऐसा इनकम का हिस्सा है जो आपके टोटल इनकम में नहीं आता है। कहने का मतलब कोई कह रहा है कि मेरा पर मंथ सालाना जो मेरा इनकम है, ठीक है, वो 10 लाख रुपए है। तो अब इस 10 लाख रुपए में क्या नहीं आएगा, उसमें एक है एग्रीकल्चर इनकम। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली क्या कहता है? इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर ऑफ एनी पर्सन। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। जैसे आप 2022-23 का भी आपने क्या भरा होगा? रिटर्न भरा होगा। जिसके भी फैमिली मेंबर्स में रिटर्न भरा जाता है वो भरा होगा उन्होंने। तो 2023 चल रहा है, आपने असेसमेंट ईयर जो है ये 2022-23 जो है आपका, इसमें आपने क्या किया? इसका टैक्स दिया। तो प्रीवियस ईयर की जब हम बात करें ऑफ एनी पर्सन एनी इनकम फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लाउजेस शैल नॉट बी इंक्लूडेड, उसमें क्या है? एग्रीकल्चर इनकम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी सी बात अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या होता है। इसके बारे में एक एक की बात करेंगे। अभी के लिए बस एक बार देख लो कि कुछ प्रावधान है। जैसे सेक्शन 2(1)(a) को जब आप पढ़ोगे तो उसमें कहता है एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स क्या? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। इस चीज को समझ रहे हो आप? अब इसकी डिटेल बात करेंगे हम अभी, चलो साथ साथ कर लेंगे, पर उसके पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है। आगे कहता है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड। कैसे लैंड? इसके अकॉर्डिंगली जो इंडिया में है, जिसको एग्रीकल्चर पर्पसेज के लिए आप यूज कर रहे हो, उससे कोई भी इनकम अगर आ रहा है, कैसे करने पे? एग्रीकल्चर करने पे। या द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय अ कल्टिवेटर or receiver of rent in kind to render the produce raised or received by him fit to be taken to market। क्या होता है बात करेंगे। सेम चीज इसमें भी थोड़ा सा कि अगर आप इसके बारे में अगर चेंज नहीं कर रहे हो से क्लाउज 2 के अंदर, सब क्लाउज 2 के अंदर, तो उसके बारे में बात करें। देखिए क्या लिखा है? द सेल बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड अदर देन अ प्रोसेस ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ 2 ऑफ दिस क्लाउज। इसके अलावा कोई और नेचर उसमें नहीं किया गया है। क्या क्या होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। एनी इनकम derived from any building owned and occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land
or occupied by the cultivator or the receiver of rent in kind of any land with respect to which or the produce of which any process mentioned in paragraph 2 and 3 of subclause B is carried on। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे, अभी इसके बारे में आते हैं लास्ट में। ठीक है, कि क्या था, खत्म करने से पहले एक बार इसके बारे में बात कर लेंगे और आगे भी चीजें दी हुई हैं। अभी जो मैंने आपको बताया उसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी मैंने आपको 3-4 चीजें बताई कि किसको एग्रीकल्चर इनकम के कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे। अगर उसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को अगर आप देखो, जैसे मैं जिसको बोल रहा था लास्ट में बताने के लिए, उसको यहीं पे आपको बताऊं, कहता है प्रोवाइडेड डेट, क्या प्रोवाइजोस क्या क्या वो देख लो एक बार। द बिल्डिंग इज ऑन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड and is a building which the receiver of the rent or revenue or the cultivator or the receiver of rent in kind by reason of his connection with the land requires as a dwelling house or as a storehouse or other outbuilding, and the land is either assessed to land revenue in India or is subject to a local rate assessed and collected by officers of the government as such, or where the land is not so assessed to land revenue or subject to a local rate, is it not mentioned या फिर it is not situated in an area which is comprised within the jurisdiction of a municipality। ठीक है, या लोकल टाउन जिसको बोलते हैं, या कैंटनमेंट बोल जिसको बोलते हैं, ऑफ पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000 अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस जो भी है, और इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस नॉट बीइंग मोर देन 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग खर्च करने की जरूरत है नहीं, मैं बता देता हूँ, फिर भी आप लोग के लिए पढ़ दे रहा हूँ इसको। हमारे लिए जो काम कीजिए उसके बारे में ऊपर में दिया हुआ, उसके बारे में बात करेंगे अभी। ये लैंड वाला जो है ना, ये एक जब आपको केसेस बताऊंगा ना तो ये ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है हमारा, अभी इसलिए पॉज करके आप एक बार देख लो, फिर भी यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन थी उसको एक बार देख लेना क्या है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम। समझ में नहीं आएगा अभी ये सब, आपको इतना तामझाम नहीं समझ में आएगा, समझाता हूं कैसे। देखो, तो 3-4 बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहता है 3 बेसिक कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड टू डील विथ एग्रीकल्चरल इनकम। अगर कोई कह रहा है कि 10 रुपया एग्रीकल्चरल इनकम है, तो कैसे पता चलेगा कि एग्रीकल्चरल इनकम 10 रुपया है और ये सही में 10 रुपया जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम ही है? क्वेश्चन तो ही उठता है ना। उसको कहते हैं कि या इस इनकम का रिलेशन कैसे होना चाहिए 10 रुपए का, लैंड से, जमीन से होना चाहिए। सच लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, अगर आपको अभी मैंने अभी याद हो तो बताया भी आगे, दैट द लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। कहने का मतलब कि ये जो 10 रुपए आप कह रहे हो ना कि एग्रीकल्चरल इनकम है, जो इतनी अंग्रेजी भाषा भी मैंने आपको बताई इनकम टैक्स एक्ट में, वो कहता है कि वो 10 रुपए आपको कहां से आना चाहिए, जमीन पे हुए किसी एग्रीकल्चरल यूज से आना चाहिए, और वो जमीन का होना चाहिए भारत में, इसमें भारत देश में होना चाहिए। तो 3 बातें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए देखना कि पहले देखो कि वो लैंड कहां है, तो इंडिया में। क्या वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पसेज के लिए यूज हुआ है, तो हाँ। अब क्या वो लैंड वाकई में है या फिर कुछ और है ना। घर के छत के ऊपर आपने वो कर रखा है, प्लांटेशन कर रखा है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम में थोड़ी ना आएगा, वो नहीं आएगा ना। लैंड मतलब जमीन हो गई, छत है वो, तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात को समझे कि नहीं समझे, वही चीज कह रहा है। अब एक होता है एग्रीकल्चरल वर्सेज एग्रीकल्चर पर्पसेज। अब मैं कह रहा हूं कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या मतलब है, तो एक केस था, मैं आपको बताऊंगा जब आपको अगले वीडियोज में आपको मैं केसेस के बारे में बताऊंगा। विनय कुमार का केस उसमें कहा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से कहा हुआ है कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना। खेती मतलब समझते हो आप सब, जो आप लोग बिल्कुल देसी भाषा में समझते हो ना, खेती वही है। मतलब खेत में गए, उसकी जुताई हुई, उसमें पानी डाला, उसमें धान जो भी है उसकी रोपाई हुई, उस कटाई हुई, जो भी प्रॉपर प्रोसेस जो खेतों में हो रहा है उसको बोलेंगे बेसिक ऑपरेशंस। अगर उससे आपको पैसा आ रहा है ना, जैसे आपने खेत में क्या करा, धान उपजाया, उसको काटा, मार्केट में बेच दिया, बस डायरेक्ट, तो उसको बोलेंगे क्या भैया, बेसिक ऑपरेशंस। अब एक होता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, मतलब आपने कटाई कर ली खेतों से और उसको लाकर आपने अपने उसमें रख दिया। होता है ना घर पे एक बोलते हैं कि खलिहान हमारे बिहार में बोलते हैं उसको, ताकि उसमें आपने आकर रख लिया। अब क्या करो कि यार वो तो मार्केट में बिकेगा नहीं ऐसे, अब ऐसे नहीं बिकेगा। अब उस पर आपने क्या किया, कुछ दिमाग लगाया, सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किए, उसमें कुछ आपने चेंजेस करे, कुछ उसको कन्वर्ट करा। जैसे रॉ मटेरियल्स आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेलेबल ऑपरेशंस में, सेलेबल कुछ इस तरीके के पोजीशन में कि डायरेक्ट उसको खाने योग्य बना दिया आपने, तो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो गया। तो जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो गया ना, वो एग्रीकल्चर पर्पसेज में नहीं आएगा। उससे जो पैसा आएगा वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगा। अभी उसके बारे में और डिटेल पार्ट करते हैं। तो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस मस्ट बी प्रिसीडेड बाय व्हाट, बेसिक ऑपरेशंस। अगर आप कहना चाहते हो तो ओवरऑल, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे केस में सर आप मुझे मानो कि सर मेरा सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस मैंडेटरी था करना, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेसिक ऑपरेशंस भी पहले किया हुआ है आपने।
बात को समझे। अब आपका बिजनेस है, आप सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस का ही बिजनेस है, आपका बेसिक ऑपरेशंस आपका नहीं है, किसी और फार्मर का है। तो फार्मर के लिए वो जो होगा ना, वो उसका खेती हो जाएगा, उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। पर एज अ कंपनी आपकी टैक्सेबिलिटी होगी, क्योंकि आपने बेसिक ऑपरेशंस थोड़ी ना किया, वो तो किसी और ने किया है, तो उसके लिए वो टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। ठीक है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। आप समझ रहे हो? अभी समझाता हूं, और अब एक एक करके समझते हैं। तो काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, जिसमें पहला है रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड, सेक्शन 2(1)(a), इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तीन चीज, एग्रीकल्चर पर्पस, लैंड कहां होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, और वो लैंड वाकई में होना चाहिए, यही चीज है ना। अब उससे कोई रेंट आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, मान लो बटाई समझ, तो बटाईदार सिस्टम, हम अपने क्या किया, आपने अपने रेंट क्या, अपना जो है अपना खेत बटाई पे दे दिया आपने, कि यार तुम उसको जोतो, उसमें से मान लो कुछ 1-2 कट्ठे 1-2 बीघे हैं, उसमें से कुछ मुझे दे देना, बाकी तुम रख लेना। ठीक है, तो रेंट आ रहा है ना आपके लिए प्रॉपर। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रेंट कैन बी मनी, या तो पैसा मांग सकते हो आप, याद है मिडिएवल इंडिया में मांगा करते थे, मनी में दो या तो काइंड में दो, है ना, या तो ऐसे कुछ। पीरियोडिक नेचर का होगा, हाँ रेगुलर इंटरवल पे आपको मिलता रहेगा, खेती जब भी होगी, कभी कटाई होगी, आपको उसमें से पैसा या आपको क्रॉप्स मिल जाएगा। इट्स लाइक रेवेन्यू जनरेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर पर्पस एट नॉट एग्जैक्टली लैंड रेवेन्यू। अब आपने खेत ही बेच दिया तो क्या वो कहोगे सर वो तो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं, दैट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम। खेत बेच देना इट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम। खेती करने के बाद पैसे कमाना इट्स एग्रीकल्चर इनकम। सलामी और रेगुलर प्रीमियम इज एन एग्जांपल ऑफ दिस, बोलते हैं इसको, एक टेक्निक सलामी के बारे में आप जानते होंगे। लैंड मस्ट बी द इमीडिएट एंड इफेक्टिव सोर्स ऑफ इनकम, नॉट सेकेंडरी वन। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने आपको कंपनी की बात करी, आपने जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करा है रॉ मटेरियल के ऊपर, क्या आपने वो पैसा जो आप कमाए उससे, क्या वो डायरेक्ट लैंड से कमा रहे हो आप? नहीं, आप उस रॉ मटेरियल से कमा रहे हो, ना कि लैंड से। तो आपका मतलब जो इमीडिएट इफेक्ट कहां से आ रहा है, वो लैंड से ना आकर आपका रॉ मटेरियल से आ रहा है। जबकि बल्कि रॉ मटेरियल वालों के लिए अगर हम बात करें, किसानों के लिए, तो उनके लिए वो जो इफेक्टिव इंपैक्ट था वो कहां से आ रहा था? लैंड से आ रहा था। मैं किसान हूं, मैंने खेती करी, मुझे खेती करके मैंने उस प्रोडक्ट को बेच दिया मार्केट में, मुझे 100 रुपए मिले, तो मेरा 100 रुपए कहां से आया? खेत से आया। पर वो अब उस क्रॉप्स के ऊपर किसी कंपनी वाले ने कुछ मेडअप किया, कुछ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया, मशीन का यूज करके 200 रुपए बना दिया। अब उसको जो उस पर 100 रुपए कमाई हुई, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम हुआ? नहीं, क्योंकि उसका जो इमीडिएट इफेक्ट था वो लैंड से नहीं आ रहा था, रॉ मटेरियल से आ रहा था। बात को समझे कि नहीं समझे? ये था इसका मतलब। डिराइव्ड मतलब पैसे आना, जनरेटिंग फ्रॉम, एक्रूइंग और कमिंग फ्रॉम। इफ नोटिफाइड एज नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेज, अगर गवर्नमेंट ने या फिर लोकल अथॉरिटीज ने, किसी अथॉरिटी जो डेजिग्नेटेड है, उसने कह दिया कि आज से जमीन नॉन एग्रीकल्चर है, इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं माना जाएगा, तो लाख मर्जी आप उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर लो, वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा ही नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बोला, वो लैंड वाकई में लैंड होना चाहिए एग्रीकल्चर पर्पसेज के लिए। अब वो है ही नहीं, सरकार ने नोटिफाई कर दिया नहीं है तो नहीं है। ये हो गई इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का। सेकंड देखते हैं, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये सारी चीजें देखो ये सारी, इसकी बात कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम के कॉन्सेप्ट की। तो आगे कहता है, कोई भी इनकम आपको एग्रीकल्चर से, मतलब या तो आपने बिना कोई मार्केटिंग प्रोसेस आपने कमाया, कैसे? रॉ मटेरियल बेच दिया डायरेक्ट, तो एग्रीकल्चर से आपका लैंड इमीडिएट इफेक्ट अभी मैंने आपको बताया 100 रुपए वाला, ठीक है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स और रॉ मटेरियल, बिल्कुल अभी आपको समझाया मैंने। टेम्पररी यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस विल नॉट अल्टर द कैरेक्टर बट परमानेंटली चेंजेस विल अल्टर द पोजीशन। देखिए ये स्टेटमेंट भी कंप्लीटली ट्रू नहीं है। मान लो मैंने क्या किया, अपने खेत में बेसिक ऑपरेशंस तो किए, ठीक है, पर कुछ एक महीने के लिए, कुछ एक सीजन के लिए मैंने उस पर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस का काम किया। अब उससे जो पैसा आ रहा है क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम में कहलाएगा? तो पार्शियली स्टेटमेंट ट्रू है, पार्शियली ट्रू नहीं है। कई बार गवर्नमेंट्स या कई बार कोर्ट्स ये भी देखती हैं, कई बार गवर्नमेंट्स ये भी देखते हैं कि ठीक है इस बार के लिए इसको माने, क्योंकि इस सीजन में पॉसिबल ही नहीं था इस पे खेती कर पाना। मान लो सुखाड़ पड़ गई, अब किसान मरेगा तो नहीं ना, किसान तो मर नहीं जाएगा। अब उसकी जिंदगी अपनी चलानी है तो वो क्या करेगा? उसके ऊपर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा, तो उससे जो उसको इनकम आएगा वो उस समय के लिए, अगर सरकार को लगता है, अगर कोर्ट को लगता है, तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर, मतलब एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर किया जा सकता है फॉर दैट मैटर। पर अगर परमानेंटली आपने उसको कन्वर्ट कर दिया नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, तब नहीं कहलाएगा एग्रीकल्चर इनकम, तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए स्टेटमेंट देखो, एग्रीकल्चर इनकम में बहुत स्टेटमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो पार्शियली ट्रू होंगे, पार्शियली फॉल्स होंगे। इसीलिए कई बार कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम इज पार्शियली टैक्सेबल, पार्शियली नॉट टैक्सेबल। अगर मान लो आपकी सैलरी ना जैसे 5 लाख रुपए है,
ठीक है, पर मंथ कमा रहे हो, और 1 लाख रुपए अगर आपने ना एग्रीकल्चर इनकम से कमाया ना पर मंथ, और आपको टैक्स देना है ना, तो देना पड़ेगा, इसको जोड़ के देना पड़ेगा आपको। 5,000 तक अलाउड है, 5,000 तक एग्रीकल्चर इनकम तो फ्री है। अब इसके ऊपर 5 लाख के ऊपर तो आपको 2.5 लाख तक तो वैसे भी टैक्स नहीं देना होता है, तो 5 लाख और एक 6 लाख में से 2.5 लाख हटा दो, तो 3.5 लाख पे आपको 5% या 10% जो भी इंटरेस्ट रेट है वो देना पड़ेगा टैक्स आपको। फिर उसके बाद आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, नेट एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं उसको। फिर उसमें से माइनस करके जो निकलता है, ये आपको कभी अच्छे से समझाऊंगा प्रॉपर, एक अलग ही वीडियो बनेगा कि हाउ एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स्ड इन इंडिया। ठीक है, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये चीज समझ लेना, इसमें टैक्स दोनों में देना पड़ेगा आपको। कितना हो गया, 3.5 लाख पे टैक्स दिया, 5% मान लो ऐसे निकाल लो, या 10% निकालो तो 35,000 आ गए। फिर उसके बाद आपको देना पड़ेगा टैक्स इस 1 लाख के ऊपर 10% के इंटरेस्ट को, मान लो कितना हो गया 10,000, तो 35,000 में से 10,000 घटा दो तो 25,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा टोटल ओवरऑल एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के। ये होता है कॉन्सेप्ट, कभी समझाऊंगा आपको आराम से। ठीक है, तो अब आगे कहते हैं कि टू क्लेम एज एग्रीकल्चर इनकम द लैंड मस्ट बी यूज्ड फॉर व्हाट एग्रीकल्चर पर्पसेज। मेयर सेइंग दैट द लैंड कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इज नॉट सफिशिएंट, इट इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। अब ये कहना, कोई अगर आपसे ये कह रहा है कि देखो भैया ऐसा है कि हमारा तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो यूज हम कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर इनकम किसके लिए यूज करें, हमारा जमीन जो एग्रीकल्चर पर्पसेज के लिए सर यूज किया जा सकता था। अरे किया जा सकता था नहीं, अगर क्लेम कर रहे हो ना तो होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज होना चाहिए। बात को बुझे कि नहीं? अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे पास 10 रुपए तो 10 रुपए होना चाहिए ना, वही बात कि सर अगर इफ यू आर क्लेमिंग दैट इनकम इज फॉर एग्रीकल्चर इनकम एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि एग्जेम्प्ट मिल जाए आपको, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कहां से आया है, एग्रीकल्चर इनकम से ही आया और वो लैंड प्रॉपर यूज हुआ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। मेयर से कि कर सकते थे इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड कहता है, अभी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, द परफॉर्मेंस बाय कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड और एनी प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय अ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। समझो इसका मतलब क्या है। मान लो ऐसा है, अब मैं पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स कह रहा था, वो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो बिजनौर में आप रहते हो, बिजनौर के होंगे कोई, या मान लो सहारनपुर में रह रहे हो, मेरठ में रह रहे हो, मुजफ्फरनगर में रह रहे हो। मैं क्यों कह रहा हूं, इधर के लोग में इधर में बहुत बड़े बड़े किसान मिलेंगे आपको जिन्हें जहां शुगर केन प्रोडक्शन बहुत तगड़ा होता है, मतलब यूपी में सबसे ज्यादा बेस्ट यूपी में इसी एरिया में होता है शुगर केन प्रोडक्शन। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, गन्ने का उत्पादन किया। अब गन्ना एज सच कोई खरीद नहीं रहा मार्केट में, हम और आप तो गन्ना बहुत खाते नहीं ना, हमारे बिहार में एक पर्व होता है जेठान, तब खाते हैं, ऐसे तो नहीं खाते। ठीक है, अगर आपको अब किसान तो इसको काट दिया, अब 48 घंटे के अंदर उसको नहीं अगर उसको कन्वर्ट करेगा ना तो वो खराब होने लगता है, शुगर कैपेसिटी कमने लगती है। अब गवर्नमेंट ने अब उनको क्या लगा कि एज सच बिजनौर के किसानों को कि अभी शुगर केन तो कोई खरीद नहीं रहा गन्ना, तो उन्होंने अपने मिलों में उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, चीनी मिल में या फिर गुड़ में, या फिर अपने खुद के ही खेतों में उसको स्टोर हाउस की, जैसे बात करूं छोटा सा बिल्डिंग बना रखा है, छोटा सा विसिनिटी बना रखा है लैंड में, उसी में उन्होंने क्या कोरसार बोलते हैं हमारे साइड में उसको, उसमें उन्होंने गुड़ में उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि शुगर केन मार्केट में सेलेबल नहीं था, तो उसने जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किए वो उस पल के लिए एग्रीकल्चरल इनकम में ही माना जाएगा, ये इसका मतलब है। तो कहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इफ नॉट पॉसिबल टू बी सोल्ड इन द मार्केट एनीवेयर जनरली इन इंडिया, कई बार दुनिया से बाहर भी देखा जाता है। केस की बात बताऊंगा मैं आपको, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें केसेस की बात कर लेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। बट कैन बी कंसिडर्ड आउटसाइड इंडिया इफ पॉसिबल इफ रिक्वायर्ड एडिशनल प्रोसेसेस टू मेक इट सेलेबल इन द मार्केट। अब आपने क्या किया, अब मान लो कॉटन है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, चलो एक क्वेश्चन भी, मस्ट नॉट रिजल्ट इन अल्टरिंग द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ये 3 चीजें आपको याद रखना कि अगर हम इसकी बात करें ना सेक्शन 3(2) में जो आपका है क्लाउजेस सब क्लाउजेस जो भी है, उसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट है कि एक तो आपने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट में सेलेबल नहीं था, पहली चीज। उस पर फिर आपने क्या किया, एडिशनल प्रोसेस यूज किया क्योंकि वो सेलेबल नहीं था, और तीसरा ओरिजिनल प्रोडक्ट का पूरा कैरेक्टर नहीं चेंज कर दिया। ठीक है, अब जैसे एक सवाल पूछता हूं, कल्टीवेशन किया, खेती किया, उसको मार्केट में बेच दिया, एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, ठीक है। पर अगर आपने शुगर केन का प्रोडक्शन किया, बिजनौर के किसान है आप, और उसको आपने क्या किया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, और फिर सेल कर रहे हो आप, तो क्या उसको हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम होगा? आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज करना, फिर सोचना, मैं आंसर दे रहा हूं। देखिए, कुछ पल के लिए माना जा सकता है, कुछ पल के लिए नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर शुगर केन डायरेक्टली सेलेबल नहीं है तो आप उसको शुगर में कन्वर्ट करके बेच रहे हो, दैट्स ओके, दैट्स एग्रीकल्चर इनकम। बट अगर शुगर केन सेलेबल है मार्केट में
और लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उसके बावजूद अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो गुड़ में या फिर चीनी में, तब वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा, उसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और टैक्स देना पड़ेगा आपको। जैसे टी लिप्स में चाय के पत्तों में चाय तोड़ दी, अब चाय के पत्ते भी मार्केट में सेलेबल हैं, आप नहीं बेच रहे हो, आपने उसको क्या कर रहा है, कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया किसी चीज में, ठीक है करो कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम होगा? तो नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी एग्रीकल्चर इनकम उसमें से 60% देखा जाता है और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो टैक्सेबल होता है इंडिया में। रबर की अगर हम बात करें 65% एग्रीकल्चर इनकम आपका माना जाता है, 35% टैक्सेबल होता है। कॉफी में भी वैसे 75% आपका टैक्सेबल इनकम माना जाता है, 25% मतलब 25% टैक्सेबल इनकम में आती है, 75% नॉन टैक्सेबल में आता है। और भी हैं वैसे बहुत सारे हैं। परफ्यूम से मान लो अगर आप बना रहे हो किसी रॉ मटेरियल का यूज करके, तो कंप्लीटली टैक्स फ्री नहीं होगा, कुछ % टैक्स होगा उसमें लगेगा। तो जैसे परफ्यूम से कॉटन, जैसे कॉटन है, कॉटन भी मार्केट में सेलेबल है डायरेक्ट, पर उसको आप ग्रीन कर रहे हो, ग्रीनिंग ऑफ कॉटन बोल रहे हो, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसी चीज में और उसके बाद सेल कर रहे हो, तो टैक्सेबल इनकम इसमें से कुछ % टैक्सेबल इनकम में आता है। इसीलिए कहता हूं एग्रीकल्चर टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल, पार्शियली नॉट टैक्सेबल। अरे बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी। अब ये सेम चीज मैंने आपको जो पहले बोला वो लिखा हुआ है यहाँ पे, देयर इज नथिंग एज सच जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं। तो ओवरऑल अगर मान लो जैसे एक बात कहूं आपसे कि जैसे इंटरेस्ट ऑन फंड रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेटिंग इन एग्रीकल्चर, मान लो कि आपका 20,000 रुपया आ रहा है एग्रीकल्चर से, डायरेक्ट एग्रीकल्चर ऑपरेशन से, तो ये तो टैक्सेबल नहीं है, बात समझ में आ गया। पर आप किसी कंपनी में मालिक हो, मतलब आप किसी कंपनी में पार्टनर हो जिसकी 2 लाख रुपए आती है पर डे, और उसमें से 1 लाख और डायरेक्टली कहां से, डायरेक्टली इनकम जो है वो कहां से आ रहा है, कंप्लीट इनकम 2 लाख रुपए कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। पर अगर इसी में से कुछ पैसे नॉन एग्रीकल्चर सोर्सेज आ रहे हैं ना, तो ओवरऑल फिर उसमें देखा जाएगा कि अगर वो आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम जो बनी टोटल दोनों को मिला दिया जाए, मान लो 10 लाख हो गया। अब 10 लाख तो इंडिया में फ्री नहीं है, स्लैब 10 लाख तो फ्री नहीं है, 10 लाख तक तो फिर 7 लाख तक फ्री मान लो, फिर टैक्सेबल आती है, तो फिर उसमें टैक्सेबिलिटी में ये देखा जाएगा कि एग्रीकल्चर इनकम कितना है, फिर उसके ऊपर जो मैंने आपको 5 लाख और 1 लाख बताया था ना, वो लगती है टैक्स। तो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक जिसको हम कभी और डील करेंगे आराम से। ये जो लैंड वाला अभी मैंने आपको बताया सारा, वो क्या नाम है, बिल्डिंग वाला, अभी केसेस बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए इतना ही था जो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर इनकम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि कौन सा एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, कौन नहीं माना जाएगा। जैसे मैं अगर बोलूं पोल्ट्री फार्म है आपका, पोल्ट्री फार्म है, वो चाहे खेत में क्यों नहीं कर रखा हो आपने, अगर वो खेती में है तब भी उसको, मतलब खेत में कर रखा है तब भी उसको टैक्स देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो टैक्सेबल मानी, मतलब वो एग्रीकल्चर का मानी नहीं जाती, पोल्ट्री फार्मिंग से, डेयरी फार्मिंग से नहीं माना जाता इनको, आपको इनको ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझ में आया कि कैसे रिकॉग्नाइज करना कि कौन एग्रीकल्चर इनकम होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर इनकम केसेस की बात करेंगे तो और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके से मुझे सपोर्ट करना मॉनिटरली, यू कैन सपोर्ट यूजिंग दिस फोन पे QR कोड और दिस नंबर। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, यू कैन कॉल एंड यू कैन मैसेज एनी टाइम, समझ लेना, टाइम से पहले थोड़ा कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जल्दी एग्रीकल्चर इनकम लेकर केसेज आता हूँ। ठीक है, थैंक यू।